नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम इंटेलिजेंस पर बात कर चुके थे। इंटेलिजेंस क्या होता है, यानी बुद्धि क्या होती है और कैसे कैसे बुद्धि के लक्षण होते हैं, बुद्धि से रिलेटेड कुछ भ्रांतियां और बुद्धि के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, इन पर हम बात कर चुके थे। आज की क्लास में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके बुद्धि से रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यानी बुद्धि लब्धि, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में आईक्यू भी बोलते हैं। कि आईक्यू क्या होता है, तो आईक्यू का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं बुद्धि लब्धि। तो देखिए, यहाँ से सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट, यानी कि बुद्धि परीक्षण के जो पिता है वो किसको कहते हैं। तो बुद्धि परीक्षण, देखिए बुद्धि का जो परीक्षण है इस पर सर्वप्रथम बात आपके अल्फ्रेड बिने ने की थी, जिसको हम जानते हैं अल्फ्रेड बिने के नाम से। और इन्होंने ये जो बात की थी 1905 में, यानी कि सबसे पहले तो बुद्धि से रिलेटेड बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट अपनी अपनी डेफिनेशन देते थे। उसके बाद एक बार अल्फ्रेड बिने के माइंड में बुद्धि को मापने का एक कॉन्सेप्ट आया और उन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया, जिसको उन्होंने नाम दिया इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बुद्धि को मापने का, ये सबसे पहले माइंड में आया सन 1905 में अल्फ्रेड बिने के, इसीलिए इनको बुद्धि मापन के पिता माना जाता है। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में कि बुद्धि मापन के पिता किसे कहते हैं, या बुद्धि मापन के पितामह कौन है। तो आपके अल्फ्रेड बिने हैं। और इन्होंने कब किया था ये परीक्षण, तो ये परीक्षण उन्होंने 1905 में किया था। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट, जब उन्होंने बुद्धि का मापन करने के बारे में उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया, तो उन्होंने सबसे पहले मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि आपको बुद्धि का मापन करने के लिए आपको मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब आप मानसिक आयु आपको पता चल जाएगा किसी का, तभी आप बुद्धि का मापन कर सकते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट भी उन्होंने सन 1908 में दिया। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट्स, ये भी कहीं ना कहीं अनकम्प्लीटेड था, यानी बुद्धि मापन की तो बात उन्होंने शुरू कर दी थी, बट बुद्धि को सही तरीके से वो मेज़र नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने इसके बाद मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया 1908 में। फिर उन्होंने फाइनल कॉन्सेप्ट दिया आईक्यू का, वो दिया 1911 में। बट अभी तक भी बुद्धि को सही तरीके से मापा नहीं जा रहा था। इस वजह से उनके कॉन्सेप्ट के बाद एक कॉन्सेप्ट लेकर आए सन 1912 में, जो लेकर आए स्टर्न और कोहलमैन। यानी स्टर्न और कोहलमैन ने 1912 में एक फॉर्मूला दिया। उस फॉर्मूला का नाम उन्होंने रखा IQ = MA/CA। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो MA है ये होता है आपका MA मेंटल एज, जिसको हम कहते हैं। ठीक, और जो CA होता है जिसको हम कहते हैं CA क्रोनोलॉजिकल एज। हिंदी में हम क्रोनोलॉजिकल एज को हम वास्तविक आयु कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, ये जो है बच्चे की वास्तविक आयु को कहा जाता है। और आप मेंटल एज का मतलब आप समझ पा रहे हैं, ये मानसिक आयु को कहते हैं। ठीक, तो जो स्टर्न और कोहलमैन साहब आए 1912 में, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया आईक्यू पर MA/C, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जिससे उन्होंने कहा कि इससे हम आईक्यू को कैलकुलेट कर सकते थे। बट ये भी स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट सही नहीं था, और यहाँ से भी आप बुद्धि का मापन सही तरीके से नहीं कर पाते। सन 1916 में एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, और वो कॉन्सेप्ट लेकर आए टर्मन साहब। ठीक, और टर्मन साहब ने आईक्यू का फाइनल फॉर्मूला दिया, जिसका फॉर्मूला था IQ = MA/CA और इंटू में 100। ठीक, ये स्टूडेंट्स फाइनल फॉर्मूला था। और आज भी जो हम IQ का फॉर्मूला पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं, IQ = MA/CA इंटू में 100। यहाँ से आप किसी भी बच्चे के IQ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से आपके एग्जाम्स में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहली बात तो IQ का जो फाइनल फॉर्मूला है वो MA/CA इंटू में 100, और ये देने वाले कौन थे आपको पता है, ये टर्मन ने दिया था। और कब दिया था, 1916 में। तो इसीलिए जो है आधुनिक मनोविज्ञान में जो बुद्धि लब्धि के जनक माने जाते हैं वो टर्मन साहब माने जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी परीक्षण जब पहली बार कोई करता है तो उनको उसका पिता माना जाता है। तो आईक्यू पर जो सबसे पहले बात की थी, यानी कि इंटेलिजेंस को मापने की बात सबसे पहले बिने ने की थी। इसीलिए यदि आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्धि का मापन
किसने किया था सर्वप्रथम, या बुद्धि मापन के पितामह कौन है, तो वो आप जाएंगे विनय के साथ। यदि आपके साथ ऑप्शन में है विनय तो आप विनय के साथ जाएंगे, और यदि विनय ऑप्शन में नहीं है और टर्मन ऑप्शन में है तो आप टर्मन के साथ जाएंगे, क्योंकि जो एक्चुअल जो फाइनल फॉर्मूला दिया है वो टर्मन साहब ने दिए हैं। बट आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि बुद्धि लब्धि जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, बुद्धि को मापने का जो कॉन्सेप्ट जिस साइकोलॉजिस्ट के दिमाग में सबसे पहले आया था वो विनय के दिमाग में आया था, इसीलिए हम उनको उसका पितामह मानते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। और देखिए IQ इक्वल टू होता है MA/CA। MA का फुल फॉर्म आपको पता है मेंटल एज होता है, और CA का फुल फॉर्म आपको पता है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि मानसिक आयु। हिंदी में हम इसको कहते हैं मानसिक आयु, और ये होता है वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना में 100, यानी किसी भी बच्चे का जो वास्तविक आयु होता है, जैसे मान लीजिए बच्चा है 10 वर्ष का, तो इसका मतलब उसका CA जो है होगा वो 10 होगा। ठीक, तो CA आपका 10 हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई बच्चा आपके पास जो 10 साल का है, तो उसका मतलब उसका क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, और आप उस बच्चे का मेंटल एज कैलकुलेट कर पाएंगे उसकी प्रश्नों के हिसाब से। ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। यदि आप मेंटल एज को कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर आप मेंटल एज बटे C और इंटू में 100 कर देंगे, तो उस बच्चे का IQ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसीलिए मैंने पॉइंट मेंशन किया है स्टूडेंट्स कि IQ टेस्ट डेवलप अकॉर्डिंग टू C, यानी कि जो आप IQ टेस्ट डेवलप करते हैं, यानी कि जो बुद्धि लब्धि का जो मापन करते हैं, ये किस पर बेस्ड होता है, तो ये क्रोनोलॉजिकल एज पर बेस्ड होता है, यानी कि CA के अकॉर्डिंग ही आप IQ का टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्स में प्रश्न कैसे बनते हैं, देखिए इसके लिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखा है कि CA मान लीजिए किसी भी बच्चे का 10 वर्ष है और वो बच्चा क्लास 7th का है, यानी कि वो बच्चा क्लास 7th में पढ़ता है, तो आपसे पूछा गया कि IQ बताओ, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हैं क्या? 1 मिनट के लिए सोचिए, आपको CA तो पता है और बच्चा 7th क्लास में पढ़ता है, बट आपको तो फॉर्मूले में IQ बराबर MA/CA इंटू में 100 पता है, तो आप कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन में आपको CA तो गिवन है, बट आपको MA कहीं पर भी नहीं दिया गया, और MA के बदले में आपको दिया है क्लास 7th, यानी कि वो बच्चा क्लास 7th में पढ़ता है, और आपसे पूछ रहे इसका IQ बताइए कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? 1 मिनट के लिए सोचिए। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप IQ के बारे में पहले से जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, आप जब किसी बच्चे को सबसे पहले स्कूल भेजते हैं, यानी कि जो बच्चा शिक्षा लेने के लिए जो स्कूल जाता है, उस शिक्षा को हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन, और जो बच्चा घर परिवार सोसाइटी समाज से जो भी कुछ चीज़ें सीखता है वो इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। तो आपको पता होगा जनरली स्टूडेंट्स कि जब बच्चा स्कूल जाता है सबसे पहली बार, तो उसकी जो स्टार्टिंग की क्लास होती है, फॉर्मल एजुकेशन जो उसका प्रारंभ होता है वो फर्स्ट क्लास से प्रारंभ होता है। ठीक, और जब बच्चा फर्स्ट क्लास का होता है तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि बच्चे की उम्र 5 साल प्लस होने चाहिए, यानी कि जब तक वो 5 साल का नहीं होता है तब तक वो स्कूल नहीं जाता है, और यदि वो 5 साल से पहले स्कूल जाता है तो वो जो एजुकेशन प्राप्त करता है वो सिर्फ इनफॉर्मल एजुकेशन है, कि वो अपनी आदतों को विकसित करने के लिए, क्योंकि उसे 5 साल के बाद आने वाले समय में स्कूल में अध्ययन करने के लिए जाना है, तो वो आदतों को विकसित करने के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं जब एक माहौल से दूसरे माहौल में जाते हैं, मैंने आपको इंटेलिजेंस में बताया है कि आप एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जाकर यदि आप अनुकूलन कर सकते हैं तो आपके अंदर बुद्धि है। लेकिन देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब घर से बाहर पहली बार निकलते हैं, मान लीजिए आप छोटे बच्चे को स्कूल लेकर जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो वो डेफिनेटली रोएगा। तो रोता क्यों है? क्योंकि वो एक माहौल से दूसरे माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, इसका मतलब उसके पास बुद्धि नहीं है, ऐसा माना जाता है। ठीक, तो यदि आप बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं 5 साल के बाद, तो उसके लिए उस बच्चे के अंदर आदत विकसित करनी होगी, और उस बच्चे के अंदर आदत विकसित करने के लिए आप उसे इनफॉर्मल एजुकेशन देते हैं, जिसे आप नर्सरी, ठीक, LKG, UKG ये सब कहते हैं। ये जो नर्सरी LKG UKG है स्टूडेंट्स, ये सब इनफॉर्मल एजुकेशन है, और ये सिर्फ बच्चे को इसीलिए करवाया जाता है कि बच्चे के अंदर आदत विकसित हो जाए, क्योंकि 5 साल के बाद उसे फॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, तब बच्चा स्कूल जाते हुए ना रोए, उसकी आदतें पहले से विकसित हो जाए। तो इसका मतलब आप ध्यान रखेंगे कि जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो वो 5
प्लस ईयर का होता है। यानी कि जब वो फर्स्ट क्लास में एजुकेशन लेता है उसका फॉर्मल एजुकेशन होता है और वो बच्चा 5 साल प्लस का होता है, यानी कम से कम बच्चा 5 साल का होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं कोई बच्चा 7th क्लास में है तो उस बच्चे की जो मेंटल एज है, यानी कि वो 7th क्लास के पेपर को सॉल्व कर रहा है या बुक्स पढ़ रहा है, तो 7 वर्ष तो उसके वैसे हो गए। और 5 साल का जब वो था तब वो पहली बार क्लास में आया था, तो इसका मतलब 7 + 5, यानी कि उसकी जो मेंटल एज है वो कितनी है, 12 साल है। तो यहाँ से आपको मेंटल एज निकल गया, 12 साल है। और आपको उसका CA पता है, तो आप यहाँ से IQ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि उस बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, CA यानी कि उसका जो वास्तविक आयु 10 साल है, और गुना में हम करेंगे 100, तो 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 और गुना 10 कितना हो जाएगा, 120। यानी कि उस बच्चे का जो IQ होगा स्टूडेंट्स वो 120 हो जाएगा। इसका मतलब उसका IQ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जाम्स में स्टूडेंट्स इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहली बात तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि IQ का फॉर्मूला है, यानी बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है, बुद्धि लब्धि का सूत्र है। तो 4 ऑप्शन थे उसमें, एक ऑप्शन MA/C इंटू में 100 था, एक ऑप्शन CA/MA इंटू में 100 था, एक ऑप्शन CA/MA था, और एक ऑप्शन MA/CA था। तो 4 ऑप्शन में आपको पता है IQ का फॉर्मूला पहले मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू में 100, ये इसका राइट फॉर्मूला है। तो पहली बात तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि IQ बराबर MA/C इंटू 100 का फॉर्मूला किसने दिया है, तो ये टर्मन साहब ने दिया है। ये भी पूछा जा सकता है कब दिया है, तो सन 1916 में दिया है, ठीक। और उसके बाद जो न्यूमेरिकल है वो इस तरीके से पूछे जाएंगे कि क्वेश्चन जैसे CA किसी बच्चे का 10 साल है और वो 7th क्लास में पढ़ता है, तो उसका IQ कैलकुलेट कीजिए। या फिर आपसे आसान प्रश्न भी स्टूडेंट पूछ सकते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में MA दे के रखेगा, मान लीजिए 5 दे रखा है, और CA बच्चे का जो है वो 4 दे रखा है, और आपसे IQ पूछ लेता है। तो इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको इजीली कुछ नहीं करना, बस MA आपको पता है 5 होता है, CA आपको पता है 4 होता है, और गुना आप 100 करेंगे तो 4 से इसे काटेंगे, 4 25 100, तो 25 पंजे 125, यानी कि उस बच्चे का IQ कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इस तरीके से भी आपसे आसान प्रश्न पूछ सकता है। जो मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का था, थोड़ा सा आपको माइंड लगाने की ज़रूरत थी, बट आपके एग्जाम्स में ईजी प्रश्न ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाए तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको MA और CA दे के रखे तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने आपको हर तरीके से क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज IQ, यानी IQ क्या है, तो आप बताएंगे कि ये एक इकाई है, यानी कि जहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी बच्चे की बुद्धि को। तो व्हाट इज IQ, IQ इज अ यूनिट होता है, यानी कि IQ एक तरीके का इकाई होता है जिससे हम किसी की बुद्धि को माप सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं IQ से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बताया गया है इसमें रिलेटेड और चीज़ें। देखिए स्टूडेंट, एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है, टैलेंटेड एंड सुपीरियर बच्चे 1 साल में 2 क्लास का एग्जाम दे सकते हैं। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि देखिए पहली बात तो ये है कि जो टैलेंटेड और सुपीरियर बच्चे होते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं हमें, लाखों करोड़ों में एक आध बच्चा हमें ऐसे मिलता है जो टैलेंटेड और सुपीरियर होते हैं। तो यदि आप एज एक अच्छे टीचर है, आप एक आइडियल टीचर है, आपने प्रॉपर B.Ed या BTC की हुई है और आपको कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर है, तो आप उस बच्चे को ज़रूर पहचान सकते हैं। और यदि आप ऐसे बच्चे को पहचान पाते हो तो इसका मतलब समझिए आप एक सौभाग्यशाली टीचर हैं, एक अध्यापक है जो अपना काम जो है ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे बच्चे बहुत कम टीचरों के नसीब में मिलते हैं, और यदि उस टीचर के अंदर काबिलियत है ऐसे बच्चों को छांट कर निकालने की, या ऐसे बच्चे उनकी किस्मत में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। और ये बच्चे जो है देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी होते हैं, ये कुछ जीनियस वर्क करके जाते हैं। तो इसीलिए टैलेंटेड और सुपीरियर बच्चे 1 साल में 2 क्लास का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यदि आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं तो आप उस बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं कि 1 साल में वो 2 क्लास के एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं, और आप ऐसे करके उस बच्चे को आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आपके सिलेबस में बुद्धि टॉपिक को रखा गया है, ताकि आप बुद्धि को डिटेल में पढ़ें, उसको जानें समझें, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, उसका यूज़ आप आने वाले समय में अच्छे तरीके से करें, ठीक। आगे हम देखते हैं टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है।
तो देखिए जब टर्मन साहब ने आईक्यू का फॉर्मूला दिया तो उन्होंने इस फॉर्मूले के आधार पर बहुत सारे बच्चों का वर्गीकरण किया और उन्होंने बताया कि टैलेंटेड आईक्यू क्लासिफिकेशन इन्होंने इसका नाम दिया, यानी टर्मन का आईक्यू वर्गीकरण, यानी कि टर्मन ने जो है आईक्यू का वर्गीकरण किया। किस तरीके से किया उन्होंने देखिए कि वो क्या कहना चाह रहे थे जब उन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला दिया MA/C × में 100, यानी आपको पता है आईक्यू का फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया है MA/CA × में 100। जब इन्होंने ये फॉर्मूला दिया तो इसके आधार पर इन्होंने बहुत सारे बच्चों का आईक्यू टेस्ट भी किया और उसके बाद उन्होंने जो आगे रिसर्च करके आईक्यू का वर्गीकरण किया उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गिफ्टेड चाइल्ड जनरेशन पर स्टडी किया, यानी कि जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा उन्होंने अध्ययन किया और उन पर अध्ययन करने के बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए। जैसे जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं वो इस दुनिया में कुछ डिफरेंट करने के लिए आए हैं, इसीलिए उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए। यानी कि देखिए जो टर्मन साहब ने आपको ये फॉर्मूला दिया और आपने जो ये सीखा इसका आप आने वाले समय में कैसे उपयोग करेंगे कि यदि आपको कोई बच्चा ऐसे मिल जाए जो गिफ्टेड है तो आप समझ जाइए कि वो बच्चा जो है इस दुनिया के लिए कुछ डिफरेंट करने के लिए आया है, यानी कुछ अलग करने के लिए आया है और ऐसे बच्चों की स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, ये ऐसे नाम है, ऐसे बच्चे हैं। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन को आपको पता है क्या बता दिया था उनके टीचर्स ने, उनके स्कूल वालों ने, कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, बट उनकी माता ने उनको गलत पढ़ा था। आपने यदि स्टोरी सुनी है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं सुनी है तो आप जाके सुन सकते हैं। आजकल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ से जान सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात तो जनरली पता होगा कि एक बच्चा जिसको मंदबुद्धि कह दिया गया था, स्कूल से भगा दिया गया था और उनके माता ने जो वो लेटर पढ़ा, उस बच्चे को तो उस समय पढ़ना नहीं आता, तो उनके माता ने लेटर उल्टा पढ़ा और वो बच्चा आने वाले समय में अमेरिका का सबसे चर्चित व्यक्ति बना, अल्बर्ट आइंस्टीन बना, साइंटिस्टों की दुनिया में बादशाह बना। वो बच्चा जो मंदबुद्धि बच्चा टीचरों ने कहा था और माँ ने उस बच्चे को गलत सुना था, गलत पढ़ा था। तो देखिए यही होता है, आप यदि एक अच्छे टीचर हैं तो आप ऐसे बच्चों को देखिए, उनको समझिए। आप जो आईक्यू पढ़ रहे हैं या फिर आईक्यू टेस्ट आप पढ़ते हैं, इसका रीज़न ही यही है कि आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पता नहीं है और आप नहीं करते हैं तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बट यदि आपको पता है चीज़ें और उसके बावजूद भी आप जानबूझकर इग्नोर करते हैं, ऐसे बच्चों को ढूंढ कर नहीं निकालते हैं, ऐसे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो आप फिर आपके अंदर एजुकेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा, आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं वो इस दुनिया में कुछ डिफरेंट करने के लिए आए हैं। जैसे देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन, वो दुनिया में आए, कुछ ऐसी चीज़ें आपको देकर गए हैं जो आप उसका इस्तेमाल जीवन भर करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कुछ डिफरेंट करने के लिए ही इस धरती पर जन्म लेते हैं। तो यदि आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो आप उन बच्चों को पहचानिए और उस बच्चे को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देने की कोशिश कीजिए। उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था है। ठीक है, उसको उस ट्रेनिंग में रखिए ताकि वो बच्चा आगे जाकर और ज़्यादा कुछ क्रिएटिव कर पाए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए, हमारे विश्व के लिए कुछ अच्छा कर पाए। ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए। ठीक, यही समझाना चाह रहे थे आपसे आपको टर्मन साहब। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया, लुईस टर्मन ने शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रारंभिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए इन्होंने जो ये आईक्यू का वर्गीकरण दिया था, इसी के आधार पर उन्होंने जो शिक्षा मनोविज्ञान है, यानी कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, उसके प्रारंभिक विकास में यानी कि प्राइमरी डेवलपमेंट में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाई थी कि उन्होंने आईक्यू का इस तरीके से वर्गीकरण किया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया, इन्होंने मेधावी बच्चों को मदद और मार्गदर्शन दिए जाने का समर्थन किया था। देखिए टर्मन साहब भी यही चाहते हैं कि जो बच्चे मेधावी होते हैं उन बच्चों की आप मदद करें और उनको सही मार्गदर्शन करें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, अगर अल्बर्ट आइंस्टीन की माताजी ऐसे नहीं होती तो शायद आज जो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने जो एक्सपेरिमेंट करके पूरे विश्व को जो चीज़ देकर गए हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो देकर गए हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, आज की डेट में आप फिजिक्स में क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और इस पर आधारित आप IIT नीट में भी यहाँ से प्रश्न देखते हैं। तो देखिए जो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बनाया वो अमेरिका से थे। ठीक है, और उसको हम इंडिया वाले भी पढ़ते हैं, इसका मतलब और भी कंट्रीज है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं। तो इसीलिए
टर्मन साहब मानते हैं कि यदि आप ऐसे बच्चे को देखते हैं या आपकी क्लास में ऐसा बच्चा है तो आप उस बच्चे की मदद कीजिए, उस बच्चे को समझिए, उसको सही गाइडेंस कीजिए, सही मार्गदर्शन उस बच्चे का करिए, ताकि वो बच्चा अपने फील्ड में बहुत आगे जाए और कुछ ऐसा देकर जाए जो हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, वो वर्षों तक उसका उपयोग कर पाए। इसीलिए इस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स उन्होंने बताया कि मेधावी बच्चों का वर्गीकरण किया उन्होंने कुछ, ठीक है, तो वहां से भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो आईक्यू का टर्मन का वर्गीकरण है, यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आईक्यू का फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, आईक्यू को कैलकुलेट किस लिए करते हैं ये आप ध्यान रखेंगे, और जो मैंने आईक्यू का वर्गीकरण बताया वो आप ध्यान रखेंगे। आगे हम उनके वर्गीकरण को और देखते हैं कि उन्होंने मेधावी बच्चे, जो स्पेशल बच्चे, उनके लिए किस तरीके के वर्गीकरण किए हैं। आई होप आपको ये सारे बातें समझ आए होंगे। चलिए देखते हैं टर्मन का आईक्यू वर्गीकरण, जो उन्होंने मेधावी बच्चों के लिए जो आईक्यू का वर्गीकरण किया। स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाते हैं। अब तक जो भी मैंने आपको टर्मन से रिलेटेड आईक्यू का वर्गीकरण उन्होंने किया, जो फॉर्मूला दिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है और बनता भी है, मैक्सिमम टाइम यहीं से प्रश्न उठे हैं। और ये जो टेबल मैं आपके सामने भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, यानी कि एक प्रश्न आपके आईक्यू टर्मन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। वो कौन सा पूछा जाएगा ये मैं आपको गारंटेड नहीं बता सकता, बट यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा ज़रूर जाएगा। तो चलिए देखते हैं उन्होंने जो वर्गीकरण किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम आईक्यू में जो टर्मन का वर्गीकरण देखेंगे तो जो बच्चे जिनका आईक्यू 140 से ऊपर होते हैं उन बच्चों को टर्मन साहब कहते हैं प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ठीक है। और इनको उन्होंने नाम दिया है जीनियस, गिफ्टेड, टैलेंटेड। यदि आपके कक्षा में ऐसा कोई बच्चा है तो पहली बात तो ये है कि आप एक सौभाग्यशाली शिक्षक हैं कि आपके नसीब में लाखों करोड़ों में एक ऐसे बच्चे आपको मिले हैं। दूसरी बात, जिस पेरेंट्स को मिलते हैं वो पेरेंट्स भी सौभाग्यशाली होते हैं, ठीक। अब पेरेंट्स में इतनी क्षमता नहीं कि वो अपने बच्चे को जज कर पाए, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन के माताजी ने किया था उनको जज, बट हर पेरेंट्स ऐसे नहीं हो पाते। इसीलिए आप टीचर हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा इस तरीके का तो नहीं है, यदि है तो आप उसको जाने, उसकी स्पेशल ट्रेनिंग कराइए, आप उसकी मदद कीजिए, उसको सही मार्गदर्शन करिए ताकि वो समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाए, ठीक है, दुनिया के लिए कुछ बेहतर कर पाए। तो जिन बच्चों का आईक्यू, जो मैंने आपको टर्मन का आईक्यू फॉर्मूला दिया है, अगर उस आईक्यू फॉर्मूले में किसी बच्चे का आईक्यू लेवल 140 प्लस आता है तो इसका मतलब समझिए वो बच्चा क्या है, जीनियस है, वो बच्चा गिफ्टेड है, वो बच्चा टैलेंटेड है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिभाशाली बालक, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, जिनकी आईक्यू लेवल 120 से 140 के बीच में होता है उनको उन्होंने नाम दिया है बहुत होशियार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेरी सुपीरियर, यानी कि जो सुपीरियर होते हैं, सुपीरियर से भी वेरी सुपीरियर होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल 120 टू 140 के बीच में होते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का आपने आईक्यू चेक किया और वो 125 का है तो इसका मतलब वो बच्चा बहुत होशियार है टर्मन के अनुसार, ठीक। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट 110 से 120, यानी कि यदि किसी बच्चे का आप आईक्यू टेस्ट करते हैं और वे 110 से 120 होते हैं तो उसको हम कहते हैं होशियार, ठीक, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सुपीरियर, ठीक। ये स्टूडेंट्स आप कैसे करेंगे, यदि आप 3 इडियट्स मूवी देखते हैं तो आपको पता है 3 इडियट्स मूवी में जो आमिर खान रहता है उस फिल्म में, वो आमिर खान एक माली का बेटा रहता है और वो एक 7-8 साल का बच्चा होता है जो 10वीं के प्रश्नों को सॉल्व करता है। तो यदि कोई बच्चा है जो 10वीं के प्रश्नों को सॉल्व करता है और उसकी उम्र 10 साल है, तो जनरली अगर हम बात करें तो अगर कोई बच्चा 15 साल का है तभी वो 10वीं में आ सकता है, लेकिन यदि किसी बच्चे की 10 साल की उम्र में वो 10वीं के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है तो इसका मतलब उस बच्चे का जो मेंटल एज है वो 15 साल के बराबर है, यानी कि वो उम्र में तो 10 साल है, ठीक, वो उम्र में तो 10 साल है बट उसकी जो मानसिक आयु है वो 15 वर्ष के बच्चे के बराबर है, क्योंकि 15 साल का बच्चा 10वीं में होता है और उसका जो वास्तविक आयु है वो आपको पता है 10 साल का है। तो आप रखेंगे 15/10 और गुना कर देंगे 100 तो आपको पता है ये हो जाएगा 150। तो इसका मतलब उस बच्चे का आईक्यू लेवल 150 प्लस हो जाएगा, यानी 150 हो जाएगा तो वो बच्चा प्रतिभाशाली होगा। तो इस तरीके से हम आईक्यू का वर्गीकरण करते हैं, ठीक। तो आपने देखा कि जो बच्चे 110 से 120 के बीच में होते हैं उनको टर्मन साहब ने होशियार नाम दिया है और इंग्लिश में उन्होंने नाम दिया है सुपीरियर, ठीक। इसके बाद होता है स्टूडेंट 90 से 110 के बीच में, यानी कि जिनका आईक्यू लेवल 90 प्लस होता है और 110
से नीचे होता है उनको उन्होंने नाम दिया औसत, जिसको उन्होंने इंग्लिश में कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एवरेज। तो 90 से 110 के बीच में जो बालक होते हैं उनको एवरेज यानी औसत कहा जाता है, और जिनका आईक्यू लेवल 80 से 90 के बीच में होता है उन्हें औसत से नीचे कहा जाता है, यानी कि बिलो एवरेज। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, बिलो है, BELOW, बिलो एवरेज होते हैं वो जो 80 से 90 होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 70 से 80, यानी 70 से 80 जिनका आईक्यू लेवल होता है उन्हें सीमावर्ती कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में उसको कहा जाता है बॉर्डर लाइन। यानी बॉर्डर लाइन का मतलब इनके पास बिल्कुल सीमांत बुद्धि है, ये हर तरीके से नहीं सोच सकते, थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनको सीमावर्ती कहा जाता है या बॉर्डर लाइन कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट होते हैं 70 से नीचे, जिनका आईक्यू लेवल 70 से नीचे होते हैं उन्हें निश्चित रूप से कमजोर बुद्धि वाले माने जाते हैं। यानी कि आईक्यू लेवल 70 से नीचे अगर आप चले गए, यदि आपका आईक्यू लेवल 70 से नीचे है तो इसका मतलब वो बच्चा क्या है, निश्चित रूप से कमजोर बुद्धि वाला है, यानी कि वो डेफिनेट फीबल माइंड का है। ठीक है, वो बहुत अच्छे कार्यकलाप या बहुत अच्छा कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकता, वो थोड़े बहुत जानकारी तक ही सीमित रह सकता है। इसके आगे उन्होंने कुछ और पॉइंट्स भी बताए हैं। देखिए, जो बच्चे का आईक्यू लेवल 50 से 70 के बीच में है उन्होंने कहा ये मंद बुद्धि है, क्योंकि आपको पता है 70 से नीचे पहुंच गया तो निश्चित रूप से कमज़ोर है। अब कमज़ोर में भी जो 50 to 70 होते हैं उनको मंद बुद्धि कहते हैं, यानी कि मोरॉन्स कहते हैं। ठीक है, इनको आप एजुकेशन दे सकते हैं बट थोड़े बहुत मात्रा में आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, इतनी इनकी अंदर क्षमता नहीं है कि वो चीज़ों को सीख पाए सही तरीके से, बस मोटे मोटे चीज़ों को वो सीख पाते हैं, जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना, इस तरीके की गतिविधियाँ ऐसे बच्चे कर पाते हैं, इनको मंदबुद्धि कहा जाता है। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 25 से 50 के बीच में होता है उनको जड़ बुद्धि कहते हैं, यानी कि इम्बेसाइल्स कहते हैं। इनको आप ट्रेंड कर सकते हो, इनको आप एजुकेशन तो दे नहीं सकते, इनकी इतनी क्षमता नहीं है मस्तिष्क की कि वो आपकी बातों को समझ पाए, बट आप उनको ट्रेनिंग करा सकते हो, जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग या फिर आप बाथिंग ट्रेनिंग, इस तरीके के खाने की ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। ठीक, तो जो 25 से 50 आईक्यू लेवल के बीच में होते हैं, और जो 25 से बिल्कुल नीचे होते हैं वो मूर्ख होते हैं, उनको उन्होंने नाम दिया इडियट, और वो माता पिता पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब वो ऐसे बच्चे होते हैं जो ना तो अपने गतिविधियों को भी ठीक से नहीं कर पाते, मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग भी नहीं कर पाते, वो बच्चे अपना खुद का खाना भी नहीं खा पाते, वो बच्चे खुद के कपड़े भी नहीं पहन पाते। मतलब ऐसे बच्चे अगर होते हैं तो माता पिता पर डिपेंड हो जाते हैं या उसके एल्डर्स पर डिपेंड हो जाते हैं, तो इस तरीके के बच्चे होते हैं। इस तरीके से उन्होंने आईक्यू का वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कई बार पूछा गया है कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में होता है वो कैसे बच्चे होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने देंगे, प्रतिभाशाली, बहुत होशियार, होशियार और औसत। तो आप कौन से ऑप्शंस के साथ जाएंगे, जिनका 90 से 110 के बीच में होता है। मान लीजिए किसी बच्चे का उन्होंने आईक्यू लेवल बताया कि बुद्धि लब्धि किसी बच्चे का 95 है, तो बताइए वो बच्चा कैसा होगा। 4 ऑप्शन आपके साथ होगा तो आप बताएंगे वो बच्चा औसत बुद्धि का होगा। ठीक, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है किसी बच्चे का आईक्यू लेवल 115 है तो उस बच्चे को हम क्या कहेंगे, तो 115 किस में आएगा, होशियार में आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपसे स्टूडेंट प्रश्न पूछे जाते हैं आईक्यू वर्गीकरण से रिलेटेड। आईक्यू के फॉर्मूले पर बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आईक्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो किसने दिया था ये भी आपसे प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए ज़रूर आना तय है। अब ये मैं नहीं बता सकता आपको कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन एक प्रश्न आपके यहाँ से ज़रूर बनेंगे बुद्धि से रिलेटेड। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, और जो मैंने अब तक आपको बताया है, समझाया, वो भी आप समझ गए होंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ ले सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके के बेहतरीन कंटेंट आपको देता रहूँगा, और साइकोलॉजी का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर कर दूँगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।